बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। बहुत ही एक बड़ा और दरीना मुतालबा ये था कि जो आईनी तरामीम हो रही हैं उसके नतीजे में एक आईनी अदालत का क़याम तो लाजमी होगा और हर सूरत होगा, मगर आज जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है तो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस क़याम से, इस आईनी अदालत के क़याम से दस्तबरदार हो जाते हैं। बड़ी खबर यह है कि आईनी बेंच बनेगा, इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया। मुजवज़ा तौर पे ये जो ड्राफ्ट है इसके अंदर जो नकात इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं उसके ऊपर एक एक करके तमाम की तफसील और उसके ऊपर आमिर साहब का तज्जिया आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस के हवाले से फैसला महफूज किया है, कुछ इसके ऊपर भी जो लीगल मामलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। मगर इस पूरे केस के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले पंजाब के अंदर दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है और हमें यह भी पता है कि कल एक बड़े पैमाने के एहतजाज के हवाले से कॉल भी दी गई है। हो क्या सकता है और क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, सवाल आईनी अदालत का ही करूंगी, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं मैं ज़रा उसके ऊपर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। क्या ये भी देखना था अभी कि माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, शौहर, जिसके बस में जो आ रहा है वो उसको उठा रहा है? हमें तो कहते थे अगवा बराए तावान होता है, ऐसा लगता है अगवा बराए वोट चल रहा है इस वक्त। जी, ये तो आम आदमी के साथ भी हो तो बहुत बुरी बात है, उसका भी वो भी उतनी तकलीफदे बात है। मगर जब ये इतने ताकतवर ईवानों के अंदर सेनेटर्स और एमएनए और उनकी फैमिलियों के साथ होता है तो आम आदमी और डर जाता है कि अगर ये अपनी जान का और अपने ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या करेंगे। वो जो मुन्नू भाई की नज़र मैंने कहा हजे क़यामत नहीं आई, तो वो इंसान सोचता कि ये इंतहा है इन्हितात की, जुल्म सितम की, मगर फिर पता चलता है एक और क़यामत रोज़ आ रही है। तो ये एक, मैं समझता हूँ ये नई क़यामत है। जब फ्लोर के ऊपर खड़े होके कामरान मुर्तज़ा और दीगर लोग ये बात कर रहे हो तो फिर क्या ये याद रहे कि कामरान मुर्तज़ा जो हैं ये JUI के सेनेटर हैं और इस वक्त सारा जो है JUI ही एक कनेक्शन है बीच में और वो बड़ा क्रूशल लोग हैं। यही हुकूमती पार्टी की मदद करके उनको कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं और ये अगर इनके साथ ये हो रहा है और तो फिर ये सोचें कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जीत के भी अगर ये तरमीम हो भी जाए, तरमीम के पीछे क्या ये कहते हैं, ये उसके पीछे क्लेम क्या है जी, अखलाकी तकाज़े जनाब, उसके साथ जी हम बड़ा इंसाफ बेहतर कर देंगे, मुआशरा बेहतर कर देंगे। अगर इस तरीके से करना है तो फिर क्या फ़ायदा उस इंसाफ का। और ये सिर्फ ये अकेले नहीं है, ये सार में ये जो बड़ी तकलीफ दे है कि ये मेहरबानों कुरैशी की ये विजुअल्स भी चलते रहे हैं आज कि ज़ैन कुरैशी साहब की, उनकी बेगम साहबा को कल उठा लिया गया और वो वापस आ गई हैं। मगर ये जिस तरीके से किया गया कि जिन लोग आते हैं सफ़ेद पोश, वो कहती हैं, उनका क्लेम है कि उठा के ले गए। उसके बाद ये अख्तर मेंगल साहब की ट्वीट भी है, कल रात ही हमने डिस्कस किया था और लोगों को बता दिया था क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि जनाब उनकी सेनेटर साहबा जो हैं नसीमा एहसान साहब, उनको अपार्टमेंट तक महदूद कर दिया, फिर उनके बच्चे का मुबैना तौर पे उनके बकौल अगवा कर लिया गया है। और फिर ये उनके वो कह रहे हैं जी दूसरी सेनेटर कासिम रूंजो साहब जो हैं वो डायलिसिस के लिए गए हैं और अभी तक वो नहीं पता चल रहा है वो भी अपने बेटे के हमरा गए थे। उनकी ये जो नसीमा एहसान साहब है, इनका वो भी क्लिप्स भी आज चलते रहे हैं कि इनके मतलब कामरान मुर्तज़ा कह रहे थे कि ये आंखों में इनके आंसू थे और वो पुलिस में नज़र आ रहा है, कह रही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसमें ये इतनी शर्मनाक बात है और ये कुछ आवाज़ें ज़रूर इसके एहतजाज में खड़ी हुई हैं, मगर मुझे कोई पीपल्स पार्टी की बड़ी आवाज़ गरजते हुए या इसके ऊपर कोई शदीद एहतजाज करते हुए नज़र नहीं है। ये बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये जो है, शुक्र है खुदा का कि मैंने ये कम अज़ कम देखा ख्वाजा साद रफ़ीक
उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये शाहमूद कुरैशी की साहबजादी पीटीआई के साहबजादे पीटीआई के एमएनए हैं और काबिल एहतराम उनकी बहू जो है की गिरफ्तारी रहाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जनाब घरेलू खवातीन की खींचातानी की अज़ियतनाक सियासत से अलग रखना चाहिए। तमाम जमातों को मुतअद्दिद बार ये सियासतदानों को समझ आ जानी चाहिए। सो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये जो है इस पे एहतजाज भी किया है और दो चार और भी आवाज़ें हैं मगर उतनी आवाज़ें नहीं आई। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं रह गई, कोई हया नहीं रह गई, ओपनली सारा कुछ हो रहा है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। आमिर साहब जो किया जा रहा है अब ये जो है अब सामने आ रही है इस वक्त सूरत हाल कि उन्होंने चाहे हुक और बाय क्रुक जो है उन्होंने ये तरमीम करनी ही करनी है। अब तरमीम के जो है ना 2-3 मसवदे मार्केट में आ गए। मसवदे से पहले मुझे सिर्फ एक चीज जिसने हैरान किया सबसे ज्यादा, वो मुझे ये बताइए, हमें तो ये बताया गया था कि कायदे आजम ने भी ये कहा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, फिर हमें कहा गया था कि आसमा जहांगीर जो मरहुमा है उन्होंने कहा था, फिर हमें कहा गया मिसाक जमहूरियत में भी है। ये आईनी अदालत से होते 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 मामला आईनी बेंच पे आके मुतफिका कैसे हो गया? नहीं, अभी फैसला नहीं है। ये एक मसवदा जो कि जेयूआई ने पीटीआई को दिया है उसके अंदर ये पता चला है, बताया गया, क्लेम किया जा रहा है कि उससे आईनी अदालत से आईनी बेंच तक जो है ना वो दस्तबरदार हो गए हैं और ये क्लेम किया जा रहा है। ये एक मसवदे में है और उसके अंदर मगर साथ में है कि ये आईनी तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़ भी है। उसके बाद फिर जो है कि आईनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। अब याद रहे कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो मेजॉरिटी है ये मौजूदा उसमें, क्योंकि चीफ जस्टिस भी उसके साथ मिल जाते थे, तो वो फिर एक किस्म की हुकूमत की ही आ जाती है। उसके बाद जो है इसका जो आईनी ये फिर नई तजवीज़ दी जा रही है कि आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन करेगा। जी, वो यानी कि सीनियर मोस्ट जो कि ये तजवीज़ आ रही थी कि 5 सीनियर मोस्ट के लोग होंगे, वो वाले नहीं है और चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो उनकी मर्जी का, हुकूमत की एग्जेक्टिव की मर्जी का जो है उसका आईनी बेंच होगा, उसका सरबराह बनाया उसके बाद होगा। फिर उसके बाद ये भी है कि जी सुओ मोटो की इख्तियार को ले लिया जाएगा। इसमें आमिर साहब बेंच के तकर्रुर की भी मियाद कहा गया है कि वो भी मुकर्रर होगी, मियाद भी मुकर्रर होगी। फिर ये सुओ मोटो का बात ये है कि एक ज़माने में ये बड़ी तनकीद की जाती थी कि जनाब ये 184(3) या 199 सूबों के अंदर जो हाई कोर्ट में इख्तियारात में इंसानी हकूक़ की उस पर कि जी ओवरडू करते हैं। कि साकिब निसार साहब पे, चौधरी इफ्तिखार पे ये एतराज़ रहता था कि जी बहुत इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। मगर इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उठाया जा रहा है, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया जा रहा है, तो ऐसे मौक़ों पर लगता है कि अदालत के पास ये बिल्कुल इनका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर एग्जेक्टिव, हुकूमत, पुलिस और पार्लियामान के अंदर भी इसका बचाव नहीं, आम आदमी का तो छोड़े, पार्लियामेंटेरियंस का नहीं हो पा रहा, तो फिर अदालतें ही एक रह जाती हैं। तो ऐसी सूरत में तो फिर लोगों की तो ये मैं समझता हूँ कि ये दोबारा ये एक आर्गूमेंट जाग जाता है कि 184(3) बिल्कुल होनी चाहिए और इस्तेमाल भी होनी चाहिए अगर कोई इस तरीके से अगर एग्जेक्टिव अपना रोल अदा नहीं कर रही है। उसके बाद ये भी है कि जी चीफ जस्टिस की तकर्री पर जो असल में तो तकर्री के ऊपर एक फिर ये मुतनाज़ा किस्म की तजवीज़ आ जाती है कि जी 3 सीनियर जजेस में से किसी एक की तजवीज़ आई है। ये जो बार बार किया जाता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एतराज़ खुलेआम किया, ख्वाजा आसिफ ने किया, बिलावल भुट्टो साहब ने किया, तो ये लगता है उसके सदेबाब के लिए, उस मामले को दुरुस्त करने के लिए ये वाला किया जा रहा है। और ये जो पार्लियामेंट की सीनियर 3 जजेस के जो नाम है ये पार्लियामेंट के पास आएंगे, कौमी असम्बली के अंदर आएगी और वो कमेटी बनेगी और उसके अंदर कमेटी के अंदर जिस तरीके से उसकी हैयत बनाई जा रही है, यानी ये एग्जेक्टिव के पास ही आ जाएगा जिसके बाद मेजॉरिटी है, सो वो करेंगे कि जनाब किसका चीफ जस्टिस लगाया जाना है। तो ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है, अब ये क्वेश्चन है कि ये कब से अप्लाई करेंगे, क्या ये चीफ जस्टिस मौजूदा जो है फायद ईसा के मंसूर अली शाह लग जाएंगे उसके बाद ये अप्लाई होगा, या फौरी तौर पे मगर जिस तरीके से लग रहा है कि ये तरमीम में जल्दी है कि कल बुला लेंगे, परसों कर लेंगे, 2-3 दिन में कर लेंगे, उससे पहले ही करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये वो ड्राफ्ट है जो कि जेयूआई ने पीटीआई को दिया है।
एक हुकूमती ड्राफ्ट भी सर्कुलेट कर रहा है, काफ़ी टीवी चैनल्स पे उसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है। उसके अंदर आईनी डिवीज़न का भी जिक्र है कि आईनी अदालत थी, फिर आईनी बेंच का बताया गया कि हो गया। अच्छा। तो अब उसके अंदर जिक्र है कि आईनी डिवीज़न एक हाइब्रिड दोनों के दरमियान की एक चीज़ है कि आईनी बेंच होगा, मगर वो भी जिस तरह पहले आईनी दूसरे बेंचेस हैं, शरीयत कोर्ट का या बाकी चीज़ों के स्पेशल बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर, मगर ये आईनी डिवीज़न के तहत ये बेंच होगा। सो एक किस्म की वर्चुअल, एक मैं समझता हूँ कि बीच में से एक चालाकी की जा रही है, बारीक वारदात। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। फिर साथ में जो हुकूमती मसवदा सर्कुलेट कर रहा है उसके अंदर अभी भी जो सर्विसेज चीफ की जो तकर्री तब्दीली एक्सटेंशन के हवाले से जो पहले कानून के तहत है उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ वो भी मौजूद है। अच्छा। सो अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें से कौन सा मसवदा फाइनल होगा। बताया ये जाता है कि ये एक कमेटी बनाई गई है जिसके सामने सारे ये मसवदे आएंगे और अभी इत्तेफाक राय के ऊपर काम हो रहा है। कभी वो कहते हैं 80% हो गया, कोई कहता 70% हो गया। पर ये क्लियरली है कि वो जिस तरीके से बंदे उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से किया जा रहा है, और वो क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब अगर JUI नहीं भी आती तो भी इंतज़ाम शायद किया हुआ है। और वो इंडिपेंडेंट का आप देखें, याद रहे कि वो मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला नहीं हुआ और उनके मतलब आज मैं सुन रहा था वो बिलाल कियानी साहब वो फरमा रहे थे कि जनाब वो तो इंडिपेंडेंट है ना, उन पे ऊपर तो डिफेक्शन की क्लॉज ही लागू नहीं होती, यानी कि उनके बंदे अगर तोड़ लिए जाएंगे तो वो डिफेक्शन को भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात ये है कि फाइनली मैं ये कह दूँ कि ये लड़ाई जो है ना ये मज़ीद बढ़ती जा रही है कि अब कल की कॉल PTI ने दे दी है, 17 तारीख को वो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे भी ये लड़ाई चल रही है, पार्लियामान में भी चल रही है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वहाँ इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है कि क्या ये सवाल ये हैं कि ये इसको आप ये जो करने जा रहे हैं इसको क्या ये समझा जाएगा कि ये आइन के बुनियादी ढांचे को छेड़ा जा रहा है, या ये जो एक लेजिटिमेसी होती है ना, एक लेजिटिमेट होप होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इतने लंबे करियर के बाद वो लगने जा रहे हैं, उनके लगने से पहले जो कि असूली तौर पे पुराने तरीक़ेकार सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगना चाहिए था, तो उसको एकदम से जो बदल लिया जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चुप करके इसको बर्दाश्त कर लेंगे या कोई रिएक्शन आएगा? तो आपकी इजाज़त से अगर मैं भी आपसे इजाज़त लूँगी। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त एक तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब भी मौजूद हैं। खोसा साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जी खोसा साहब, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा साकिब से मैं लेटेस्ट ले लूँ कि साकिब ये वेरियस मसवदे अभी आ रहे हैं। एक वो मसवदा है जो कि JUI ने PTI को दिया है जिसके अंदर मैंने जिक्र किया, तो एक मसवदा वो है जो कि हुकूमती कभी भी मसवदा सर्कुलेट कर रहा है और वो भी रिपोर्ट किया जा रहा है, उसके अंदर वही वाली सारी पुरानी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो मौजूद हैं। अभी लेटेस्ट मसवदों की क्या सूरत हाल है, किधर जा रहा है? अभी जो लेटेस्ट मसवदा है वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं और वो JUI के ज़रिए PTI के पास आया है। इसमें जिस तरह आपने बताया है कि जो आइनी अदालत और आइनी बेंच की एक बहस थी वो बहस तो पीछे रह गई। अब एक जो है वो एक नई टर्म जो है वो एक इस्तेमाल की है कि वो डिवीज़न, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीज़न बेंच या वो डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या इस तरह की कोई टर्म जो है वो वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर आप सारी पढ़ें जो ये तब्दीली करने जा रहे हैं तो वो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी अदालत जो है वो खड़ी करने लगे हैं। उसका नाम जो है वो तब्दील हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, वो जो बेंच है उस बेंच का सारा कंट्रोल जुडिशल कमीशन के पास। जुडिशल कमीशन वो जिसमें हुकूमत जो है वो तकरीबन मेजॉरिटी में होगी, अपनी मर्जी का वो चीफ जस्टिस लगाएंगे। अब वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रह सकेगा। फिर उसमें फार्मर जो चीफ जस्टिस हैं या फार्मर जज को भी उसका मेंबर जो है वो बनाया जा सकेगा 2 साल के लिए।
तो उस कंट्रोल में ये जो बेंच है, आईनी बेंच, वो काम करता रहेगा और उसकी जुरिस्डिक्शन भी बढ़ा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में जो है वो कमी लाई गई है। एक तो ये है, और दूसरा 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में से, इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह उनको जो है वो माइनस करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। और दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके हवाले से तो बड़ा ही क्लियर है कि बिल्कुल भी वो नहीं बनाएंगे। और जस्टिस याह्या अफरीदी तीसरे जज बनते हैं जिनको जो है वो मुमकिन तौर पर बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, इनकी एक लॉ फर्म थी जो अफरीदी शाह और मिनल्ला, अफरीदी शाह एंड मिनल्ला जिसका नाम था, जो जब वकला तहरीक थी उससे पहले भी और वकला तहरीक में ये तीनों जजेस इकट्ठे भी थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह जस्टिस याह्या अफरीदी क्या लेंगे या कैसे लेंगे, किस तरह ये पोजीशन होगी, ये भी बड़ा ही अहम पहलू है। फिर अगर वो सुपरसीड होते हैं तो मैं इस पे मैं चाहूँगा शहबाज खोसा साहब से ज़रा इसके ऊपर वो ले लिया जाए कि ये खोसा साहब, जो ये JUI को ये खुशफहमी हो गई थी और ये दरमियान में हमें ख़बर दी गई कि जनाब वो आइनी अदालत से दस्तबरदार होकर आइनी बेंच की तरफ आ गए हैं, और जो कि PTI भी कहती रही है कि उनको एकेडमिकली कम अज़ कम थ्योरेटिकली कबूल होगी, चाहे वो वोट इसके लिए ऑफ कोर्स शायद वो नहीं देंगे, सलमान राजा साहब का ये कहना था। मगर अब तो ये लगता है कि वो नई बोतल में पुराना मशरूब भी डाल दिया हुआ है, आइनी डिवीज़न होगी और जो असल मकसद था कंट्रोल करने का, तकर्री का जो तरीक़ाकार भी बताया जा रहा है, मोर और लेस वही है। क्या कहेंगे कि क्या इसके मुतल्लिक और इसकी आइनी हैसियत और इसको क्या इसका फिर बनेगा? साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं जरा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बैकग्राउंड जो है, बल्कि पाकिस्तान का इटसेल्फ बैकग्राउंड ये है कि सारे वकला जो हैं इसमें शामिल थे। किसी जनरल की वॉर या जिद्दोजहद से पाकिस्तान नहीं बना था। ये जनरल साहिबान तो उस वक्त गोरों की वॉर लड़ रहे थे। पाकिस्तान जो है ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल साहब, लियाकत अली खान साहब, आई चंडीगढ़ साहब, AR कॉर्नेलियस साहब, उस वक्त के बड़े बड़े नाम वकला थे सारे, जिन्होंने ये जिद्दोजहद की थी और ये इसको आगे लेकर आए थे। और ये बड़ी देर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमें मिल सका। 1956 में एक टूटा फूटा कॉन्स्टिट्यूशन आया, और वो भी आपने देखा एक किस तरीके से उसका क्या हशर हुआ, बिकॉज वो कंसेंसस ओरिएंटेड नहीं था। फिर हमें 1963 में एक डिक्टेटर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश की, उसकी वजह से हमारा मुल्क ही दो लख्त हो गया। हमने वहां पर ईस्ट पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी की नहीं मानी, मेजॉरिटी को उड़ा दिया कि हमने कहा कि बाय एरिया जो है वो हम कंसिडर करेंगे मेजॉरिटी। और जब हमसे वही हकूक बलोचिस्तान के मांगे गए उसी टाइम पर, तो हमने बलोचिस्तान को बाय एरिया वो हकूक नहीं दिए, 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट कर दिया। वो कंसेंसस नहीं था। 53 भी गया, 63 भी गया, और 73 में आकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना जिसमें कंसेंसस था। वो भी उस वक्त के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी लॉ का बैकग्राउंड रखते थे, बड़े बड़े वकला थे, और उसका बैकग्राउंड ये था कि फॉल ऑफ ढाका हो चुका हुआ था, आसमा जलानी केस का जजमेंट आ चुका हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और भुट्टो साहब भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बाय 2/3 पास कर सकते थे, उसको बड़े आराम से अपनी मेजोरिटी से पास कर सकते थे, मगर भुट्टो साहब ने ये नहीं किया। भुट्टो साहब ने यूनानिमसली वो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त बनाया, और मुल्क के तमाम जो उस वक्त के पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो लीडरान थे, वो सब उस पर उन्होंने इत्तेफाक किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया। और इवन यहाँ तक कि वो बलोच लीडर्स और वो पश्तून लीडर्स जो पाकिस्तान की स्टेट को नहीं उनसे नाराज हैं, वो भी 1973 के मुत्तफिका आइन पर मुत्तफिक हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप हमें ये फ्रीडम्स और ये प्रोटेक्शंस दे दें जो इस आइन में हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो ऐसे आइन को, और फिर मैं इसके बाद रजा रब्बानी साहब को क्रेडिट दूंगा कि रजा रब्बानी साहब ने भी साल लगाया और कई सैकड़ों मीटिंग्स की, और जाकर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बड़े आराम से वो 2/3 से कर सकते थे, 2/3 से नहीं की, बल्कि यूनानिमसली पूरे हाउस ने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की, और उसकी वजह से आज तक उस पर ऑब्जेक्शन नहीं आते। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होने जा रही है, ये मैं अभी बड़ी इंटरेस्टिंगली आपके शो में भी मेरा ख्याल है पिछले 15 मिनट से आप डिफरेंट मुसव्वदे ही डिस्कस कर रहे हैं। साकिब बशीर साहब कोर्ट को कवर करते हैं, इनके पास भी आइन का कोई ऐसा मुसव्वदा मौजूद नहीं है जो फाइनल ड्राफ्ट हो।
तो ये किस किस्म की आईनी तरमीम है जिसमें सेनेटर जो कि उस जमात के जो इस मुसवदे को वोट देने की जिससे नेगोशिएशन की जा रही है, उसकी लीड सेनेटर आकर कह रहे हैं कि हमारे सेनेटर्स को उठाया जा रहा है, इनके बीवी बच्चों को उठाया जा रहा है। आपने बेशुमार लाइन ऑफ लेजिस्लेटर्स को देखा जिनका आपने जिक्र भी किया, जिनको उठाया जा रहा है और उनसे फोर्स किया जा रहा है। 70 करोड़ से 1 अरब रुपए तक का तो रेट लगा दिया गया है। इसके अलावा कोई दुनिया की लालच मैं बिल्कुल इसमें ऐड दोबारा ऐड कर दूं आपकी पॉइंट को री एम्फेसाइज करने के लिए कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI के सेनेटर हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, और वो अगर ये कह रहे हैं कि उनके मेंबरान के साथ भी यही उठाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसका मतलब ये है, मैं उससे ये अखज़ कर रहा हूँ कि ये जो ख्वाजा आसिफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अगर वो मकासद पूरे नहीं होते तरमीम के जिससे वो जो चाह रहे हैं, तो फिर ये गुनाह बेलज्जत क्यों कर रहे हैं। यानी वो JUI वाला जो मसवदा का जो है वो एक लॉलीपॉप है। असल मसवदे के अंदर ये जो आइनी डिवीज़न और ये बाकी मामलात जो हैं वो ही शायद असली मसवदा होगा। और उन्होंने बता दिया जिस तरह लोग उठाए जा रहे हैं कि उनको परवाह नहीं है किस तरीके से करवाना है। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है हुकूमत की पार्टीज जो नेगोशिएट कर रही हैं बाकी पार्टीज से, ये बिल्कुल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इसलिए कि इस सारी एक्सरसाइज को 25 तारीख से पहले मुकम्मल करने का सिर्फ एक मकसद है कि एक जज साहब जो रिटायर होने जा रहे हैं, जिन्होंने ये पूरा टाइम आंखें बंद करके लॉलेसनेस को और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस को, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को या इलेक्टोरल फ्रॉड को और हर किस्म की गैर आईनी इक़दाम को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो साहब रिटायर होने से पहले किसी तरीके से उन इख्तियारात जो हैं या उनको दे दिए जाएं या उनके किसी और को दे दिए जाएं। इसके लिए चाहे इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट्स को मजीद जो है ये सीटें देकर, ये रिजर्व सीटें देकर अपने नंबर पूरे करे, या आप लोग भेड़ बकरियों की तरह उनको पकड़कर और उनको यरगमाल बनाकर या पैसे की लालच देकर उनसे ये इंडोर्स करवाएं। ऐसी किसी तरमीम को किसी सूरत कोई बाशऊर इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वकला बरादरी तो बहुत दूर की बात है। अब आ जाए वकला बिरादरी पर। पाकिस्तान का आइन 1973 का एक बड़ा मुत्तफिका आइन है और बड़ा बैलेंस्ड आइन है, और इसका बैकग्राउंड जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1973 में एस्टैब्लिशमेंट नाम की चीज ही कोई नहीं थी। मैं साकिब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक फाइज ईसा साहब ने मोर और लेस पहली दफ़ा इशारा दे ही दिया कि वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये बेंच जो है ना, मैं आपके नहीं बना रहा, तो फिर बाद वाले ही बनाएंगे। तो मोर लेस या उनको अंदाज़ा हो गया कि उनकी गेम मुक गया, तेरा खेड़ बचरम वो जो कहा जाता था, तो उनकी गेम लगता है कुछ ख़त्म होने का उनको अंदाज़ा हो गया है। मगर ये जो डिवीज़न करवाई जा रही है कि एक आप सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर ये 3 का बेंच या 5 का बेंच में से सिलेक्शन की जाएगी, और वो आपस में भी एक तो उनके अंदर तकसीम ये करने वाली बात है, इख्तिलाफ पैदा करने वाला, और फिर जो है ये जिस तरीके से कमेटी जो कि वर्चुअली एग्जेक्टिव के ही कंट्रोल करेगी, और तो ये आराम से ये जज हजरात और वकील हजरात, क्या मूड है, कबूल हो जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कबूल हो जाएगी। आज भी हामिद खान साहब ने ये कहा है कि हम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब जो अभी कराची बार में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, वहाँ एक एक्शन कमेटी भी उन्होंने बना दी है जिसमें मुल्क भर की, लाहौर से जो है वो कराची तक और बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद की वकील जो है उसके हिस्सा हैं। और उन्होंने कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी रखी हुई हैं, तो उसमें अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक, हामिद खान, ये सारे टॉप के जो लॉयर्स थे लॉयर मूवमेंट के, वो एक्टिव हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक बुरहानी कैफियत जो है वो बन सकती है। एक चीज़ आमिर साहब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये जो अभी आया है ड्राफ्ट हमारे सामने है, इसमें ये लिखा गया है कि 3 जो चीफ जस्टिस, 3 नाम है सीनियर, उनमें से एक चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो नॉमिनेट करेगा। इसमें 15 दिन दिए गए हैं कि जो चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला हो उससे पहले 14 दिन पहले ये करेंगे, लेकिन जो पहला चीफ जस्टिस है इस अमेंडमेंट 26वीं अमेंडमेंट के बाद, वो 3 दिन के अंदर जो है वो 3 दिन के अंदर उसका नाम नामजद करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 अक्टूबर आखिरी दिन है, 24 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, तो 3 दिन वो बनते हैं। तो इस ड्राफ्ट के मुताबिक 22 अक्टूबर से पहले पहले इन्होंने ये सारी चीजें फाइनलाइज करनी है। उसके बाद 21 को अगर फाइनलाइज करते हैं, कमीशन 22 को बैठता है, तो 22 को उन्हें बैठकर फिर जो है वो नॉमिनेट करना पड़ेगा 3 दिन पहले। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 22 तक, फिर 22 से पहले पहले ये सारी चीजें इन्होंने करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है कि 3 दिन पहले इन्होंने नॉमिनेट कर देना है टॉप के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस। जी खुदा साहब, आपको आवाज अभी आ रही है? अभी साथ नहीं है, दोबारा से उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनका कनेक्शन कुछ फ्रीज है आमिर साहब। उनका ऑडियो ही बन जाए, मगर ये मैं समझने से ये, क्योंकि मसवदे इतने ज़्यादा हैं कि अभी भी जो पहले एक दिया गया था कि जनाब ये अब जो है ना, JUI ने ये क्लेम किया कि बाकी 2 पार्टियों को उन्होंने राज़ी कर लिया है और वो PTI को दिया गया, जिससे ये तासुर मिला कि जनाब यही अब फाइनल है। पर जो आज कामरान मुर्तज़ा साहब का रिएक्शन है कि फिर उनकी अगर पार्टी को इस तरीके से दबाया जा रहा है और उनको भी धमकाया जा रहा है, और ये बाद में दोबारा ये जो गवर्नमेंट वाला मसवदा जो पहले बताया गया था अब ये ख़त्म हो चुका हुआ है, ये नई तजावीज़ ये जो आप बता रहे हैं कि कमेटियां भी बननी हैं, फिर जो तरीक़ाकार है, तो अभी तो सारा कुछ है, क्योंकि नंबर्स गेम तो उनको परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बंदे उठाए जा रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट, आज बिलाल कियानी साहब ने कहा वो देखें वो तो PTI के तो नहीं लोग हैं ना, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो डिफेक्शन तो होगी नहीं, तो ये वो तो तुले में ये करने पे। मगर ऑप्शंस क्या हैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की इस मेजॉरिटी की, जो कि 8-5 के में क्लियरली नजर आया, वो क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगे? पिछले दिनों ये एक मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के 8, 9 या 10 जजेस थे, उनके दरमियान डिस्कशन भी हुई, लेकिन उनकी जानिब से कोई हरकत नहीं नज़र आई हमें कि फुल कोर्ट के लिए लिखा जाता चीफ जस्टिस काजी फाइसा को कि फुल कोर्ट बुलाएं। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनकी जानिब से कोई एक्शन नज़र नहीं आया। जो मुनीर मलिक हैं, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट तो चले हम एहतजाज करेंगे, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनसाइड सुप्रीम कोर्ट जब तक रिएक्शन नहीं आता तब तक जो है वो चीज़ें शायद आगे नहीं बढ़ेंगी। और उसका तरीक़ाकार माजी में हमने ये देखा है कि जो बार एसोसिएशंस हैं वहाँ पे जजेस जाके खिताब करते हैं, और मेरी इतला के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको कुछ बार्स एसोसिएशन जो है वो अप्रोच कर रही हैं कि आप आएँ और हमारे पास आकर खिताब करें रूल ऑफ लॉ या इस किस्म के टॉपिक्स पे। तो ये भी एक मुमकिना तौर पर हो सकता है कि अगर उनको सुपरसीड किया जाता है तो 25 अक्टूबर के बाद ये एक सिलसिला शुरू हो जाए कि वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से खिताब भी करें, क्योंकि ऑप्शन उनके रिजाइन की भी बात की जा रही है कि वो क्या करेंगे या नहीं, ये डिस्कशन हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो रिजाइन जो है वो करेंगे। सेकंड जो ऑप्शन है कि वो बार एसोसिएशन से खिताब करके इस जो है वो मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसका और मौलाना को माइनस करके अगर हुकूमत जो है वो इस किस्म की तरमीम करेगी तो फिर मेरे ख्याल में उस बहरान को काबू करना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सियासी तौर पे भी बड़ा मसला हो जाएगा। मगर एक ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल एक ब्रेक छोटा सा ले लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और इस ब्रेक के दौरान ही मौलाना फजलुर रहमान साहब और PTI का जो डेलीगेशन है उनके दरमियान काफ़ी अहम मुलाकात चल रही है, गुफ्तगू शुनीत चल रही है। ब्रेक से वापस आएंगे, आईनी तरमीम के हवाले से तो बात होगी, मगर जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस के हवाले से उन्होंने फैसला महफूज किया, इसके ऊपर भी आमिर साहब का तज्जिया हम शामिल करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब, शहबाज खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा लाइन का उनका जी खोसा साहब क्विकली ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ये तकर्री के अंदर जो है हम पार्लियामान की सुपरविजन कर रहे हैं और ये 18वीं तरमीम में मौजूद था, ये एक आर्गूमेंट, और दूसरा कि क्या ये जो करने जा रहे हैं जो तजावीज़ हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर को आइन के डिस्टर्ब करती हैं नहीं करती? देखें, सबसे पहले तो पहली बात पे मैं दोबारा आऊंगा कि क्या इस तरह के हालात में आप इस किस्म की या किसी भी लॉ मेकिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कोई भी कॉन्शियंस रखने वाला इंसान, वकला कम्युनिटी तो बड़ी दूर की बात है, वो ऐसी किसी तरमीम को जो कि खरीदे हुए वोट से या धौंस धमकी देने से दी गई हो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा ये जो आप बात कर रहे हैं 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को
नेगोशिएशन के बाद उसमें से ये चीजें डिलीट हुई थी, जिसमें ये बड़ा क्लियर था कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, असद अली केस की रोशनी में और अल जिहाद ट्रस्ट की रोशनी में सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे ये बात आई। अब उसमें वक्तन फवक्तन हर चीफ जस्टिस जो है वो अपनी उसकी इंक्लिनेशन होती है, मगर वो इंडिपेंडेंट जरूर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस में खामियां जरूर होंगी, मगर वो इंडिपेंडेंट था। तो अब अगर इसको वहां से निकालकर पार्लियामान के नीचे दोबारा दबा दिया जाए तो दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ नॉट जस्ट द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, द प्रीएम्बल, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड आर्टिकल 175(3) जो कि क्लियरली कहता है कि हमारा आइन जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जी, मैं ये सारी ये जो इस तरह की बहस जो होती है, ये इसके लिए तनाजुर बड़ा मैटर करता है। तो एक वक्त था जब ये बहस, एक तबका था जो ये कहता था कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल तब्दील किया जा सकता है, मगर यहाँ टाइमिंग अभी जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस मकासद से भी किया है, वो क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा इस तरह ही 184(3) वगैरह के मतलब जो था कि जी बड़ा बेजा इस्तेमाल किया जाता है ये आज खुद नोटिस का, मगर ये जो इस वक्त मारधाड़ हो रही है, जिस तरह लोग उठाए जा रहे हैं और एग्जेक्टिव और तमाम जो ये इदारे हैं वो शामिल हुए हुए हैं गवर्नमेंट के साथ इसमें, तो ऐसे मौक़ों पे तो लगता है कि ये बिल्कुल होने चाहिए, ये इख्तियार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए मतीन साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिकल 184(3) दिया ही उन्होंने पाकिस्तान के हालात को जहन में रखते था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर्स मौजूद थी कि जहां पर ये अनचेक्ड कोई ऐसी अनब्राइडल्ड चीज हो जाए और जहां पर एक एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल इदारा होता है, सारी माइट उनके पास होती है, सारे सेक्रेटरीज उनके पास होते हैं, सारी गवर्नमेंट मशीनरी उनके ताबे होती है, उनको चेक करने के लिए एक पावरफुल आपको लॉ की जरूरत थी, जिसकी वजह से ही 184 दिया गया। आपने देखा कि कटास राज के साकिब निसार साहब ने बहुत गलतियां की होंगी, मगर आपको कटास राज के वही लोग याद हैं जिनके पास पानी मौजूद नहीं था, उनकी जो रिलीजियस वर्शिप की एरिया थे वहां पानी खत्म हो गया था। वो लोग क्या बड़े बड़े वहां पर जो कार्टेल्स ऑपरेट कर रहे थे जिनकी वजह से पानी खत्म हो गया था, क्या उनका मुकाबला वो कर सकते थे? वहां पर जब एडमिनिस्ट्रेशन आकर जवाब देती थी तो वो सारे उधर की बिजनेस कम्युनिटी के हक का जवाब देती थी, वो कोई आम गरीब आदमी के सपोर्ट नहीं करती थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उधर इंटरवीन किया और उनको वो सारा मसला हल करके दिया, जिसपे अरबों रुपए एक बहुत माइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने लगाए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट मेड देम डू इट। आप इसी तरह देखें पानी का जो मसला था, मिनरल वाटर का जो मसला था, वो आपने देखा कि उस पे जो एक बगैर टैक्स के पूरे पाकिस्तान के पावरफुल कार्टेल्स बने हुए यहाँ पे पानी सप्लाई कर रहे हैं और हम सब उनको पैसे देते हैं, वो टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। वाटर टैक्स का कॉन्सेप्ट जो कि होना चाहिए सारी दुनिया में है, वो पाकिस्तान में नहीं था। कनाडा जो कि जिसके पास दुनिया के प्योरेस्ट तरीन पानी के रिजर्व्स हैं और सबसे ज्यादा दुनिया के पानी के रिजर्व्स हैं, वहां पर भी पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम था पानी का, पाकिस्तान में नहीं था। ऐड कर दूं कि ये बिल्कुल आर्गुमेंट आपका आ गया कि ये हालात और ये बड़ी रिलेटिव होती है, वक्त के तनाज़ुर के साथ जो है काफ़ी शिकों की जो है वो हैसियत ऊपर नीचे जाती रहती है। मगर इसके साथ आपने जिक्र किया कि वकला का इनपुट, सिविल सोसाइटी HRCP का भी आज बयान आया है कि जनाब ये बहुत ज़्यादा बुनियादी हकूक़ की वायलेशन है, उनसे भी कंसल्टेशन करनी चाहिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं रियासत के, सबकी कंसल्टेशन आनी चाहिए। मगर ये तो अभी इसके अंदर वो क्लियरली 184(3) का राइट भी, और जो सूबों के पास, हाई कोर्ट्स के पास जो इस तरह के इख्तियार है, 199 डालबन शिक है, तो उसका भी वो तो क्लियरली उस पर वो माइल हैं कि उसको ख़त्म करेंगे। मैं इसमें आपकी इसके लिए एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब मुशर्रफ साहब बहुत पावरफुल थे तो उन्होंने तो ये सारा भी बॉदर नहीं किया कि यहाँ पे कंसेंसस डेवलप करें या कोई हम किसी को मिलाएं। उन्होंने तो एक आर्टिकल 370(AAA) था, उसके नीचे सुपर ग्लू लगा के उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चिपका दिया था, और उसके तहत जो है वो जजमेंट्स आ रही थी। जिस तरह टिक्का मोहम्मद इकबाल की जो पहली आई थी, वो उसको 370(AAA) में उन्होंने कहा जी बहुत सारी चीजें इंडेमनीफाई हो गई नहीं है, तो वो बाद में निकाला गया, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में उसको
निकाल के बाहर फेंका कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी आया ही नहीं, पास ही नहीं हुआ। जिस कॉन्स्टिट्यूशन जिन कोर्ट्स को अपना कोई इख्तियार नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का इख्तियार कैसे दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत डिटेल्ड जजमेंट्स में आई और ये अब जो करने की कोशिश किए जा रहे हैं ये भी मेरा ख्याल है एक बेवकूफाना मशवरा किसी ने दे दिया है इस वक्त अरबाब इख्तियार को, कि ये सोच रहे हैं कि ये सारे ढोंस और जोर जबरदस्ती से ये अगर ये इस तरीके से रात के अंधेरे में मल्टीपल ड्राफ्ट देके किसी को चक्कर देके ये पास कर लेंगे तो इट विल नॉट बी एनीथिंग मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। मैं चाहूँगा, हमारा वक्त थोड़ा सा महदूद हो गया है। मैं साकिब, तमाम ही तबकों से सिविल सोसाइटी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, वकला फाइनली एक्टिव हो गए हैं, मीडिया के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं, मगर इसके अंदर जो सबसे खामोश है वो बेंच है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस ने तो बेचारों ने अपनी काविश की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस ने ख़ास तौर पर ख़त लिख के वहीं से ही मामला शुरू हुआ, मगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस हैं, जो मेजॉरिटी जजेस जो हैं, वो क्या इंतज़ार करेंगे जब ये हो जाएगा तो फिर करेंगे, और अगर जब करेंगे तो उनके पास क्या जब तक कोई इख्तियार रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको तो जब 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस के बाद जो है वो कमेटी और कमेटी के बाद जो है वो केसेस फिक्स होना शुरू हुए और एक वन मैन शो हमें नज़र आने लगा। उसी वक्त जो है वो कुछ मेरे ख्याल में फुल कोर्ट के लिए लिखना चाहिए था, लेकिन जो इनसाइड व्यू है वो ये है कि वो शायद कोई 97 वाली वो सिचुएशन जो है वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहते थे, या वो एक ऐसा तासुर नहीं देना चाहते थे कि ऐसा जो है वो रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि 14 सितंबर को हफ्ते के दिन उनकी जानिब से जो 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर जो वजाहत आई थी, उस वजाहत पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब भी बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि देखें हम जो है वो इधर अमेंडमेंट ला रहे थे तो उधर से उन्होंने एक वजाहत जारी कर दी। तो ये जो तासुर है उस तासुर को जाहिर करते करते मेरा ख्याल में अब उनके हाथ में यही रहा है कि अब जो वकला कम्युनिटी अगर निकलेगी तो इन साइड फिर रिएक्शन उनकी जानिब से कैसा आएगा, किस तरह आएगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स अगर हो गई तो फिर तो वही इंप्लीमेंट होंगी और उसी के मुताबिक जो है वो मामलात आगे चलेंगे। और वो चैलेंज भी हुई तो फिर कहाँ चैलेंज होगी, किस तरह बेंच किस तरह बनेगा और कौन बेंच बनाएगा, ये अलग से सवालात जो है वो उस वक्त होंगे। जी खोजा साहब, ये अगर ये इंतज़ार ही करती रही सुप्रीम कोर्ट के जब ये होगा तो तब होगा, तो जिस तरह साकिब कह रहे हैं फिर वो उसकी तो हैयत ही बदल गई होगी, उनके इख्तियार ही नहीं वो वाले होंगे, तो क्या कैसे होगा ये फिर? पॉलिटिशियंस जो हैं, मैं तो मौलाना साहब को बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा और अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हुए तो आई एम श्योर ही विल बी रिमेंबर्ड एज द सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। अभी दिन रात लोग कोशिशों में जरूर लगे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जिनके घर से लोगों को उठाया भी जा रहा है वो भी आकर इस पर, चाहे आप दीदा हैं मगर वो इस पर प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर कोई भी अमेंडमेंट पास की गई तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे जजेस इतने जमीर फरोश निकलेंगे कि वो इस चीज को किसी भी सूरत में किसी भी अदालती ढांचे में एक्सेप्ट कर लें। अगर तो ये अदालतों में बाज़मीर जजेस रहे तो ये किसी भी अदालत में इस चीज को जरूर अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये तो ये तो आया है कि ये जोर जबरदस्ती और धौंस की बेसिस पर एक गैर कानूनी काम सिर्फ एक ऐसे पार्टियां अपने आप को इक्तदार में रखने के लिए कर रही हैं जो ना सिर्फ अवाम की मकबूलियत खो बैठी हैं बल्कि शायद अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इतनी आउट ऑफ द वे जा रही हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सस्टेनेबल और ना ये चलेगा। वकला कम्युनिटी भी इसमें रोड्स पर बाहर आएगी और ना सिर्फ रोड्स पर बाहर आएगी, हर तरीके से एजिटेट भी करेगी। एंड आई एम श्योर कि आप इसमें जुडिशरी को भी काफी प्रोएक्टिव देखेंगे। हमें ये बताया जा रहा है कि पीटीआई को भी जी कन्विंस किया जाएगा, तो अभी क्या पीटीआई जो इसमें से वो कह रहे हैं कि कुछ जिन चीज़ों पे आप इत्तेफाक करते हैं या जो आइडियाज़ इसमें से आपको पसंद आए कम से कम उसका वो बता दें, तो ये क्या फैसला किसने करना है पीटीआई के अंदर, क्योंकि वहाँ एक बड़ी तितर बितर लीडरशिप नज़र आ रही है। क्या ये जो है इमरान खान ने करना है या जो मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने ये करना है, कि उनका क्या लाए अमल होगा? देखें, ये तो बड़ी एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा पीटीआई की तरफ से कि वो इस चीज में चाहे कुछ भी लिखा हो उसको एक्सेप्ट करें, तो ये तो इनको क्रीडेंस देने के बराबर होगा। चाहे इसमें कोई बिल्कुल ही दूध की धुली तरमीम भी आ जाए, तो ये पीटीआई का तो स्टांस क्योंकि ये है कि ये असेंबली की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है
तो वो दे probably have to stick to their stance. But even otherwise, आपको मैं वकला कम्युनिटी की तरफ से जवाब ये जरूर बता सकता हूँ, ये तो किसी भी सूरत जो है ना पीटीआई को ना किसी ऐसी जमात को जो कि मुहिब्बे वतन जमात है और इस मुल्क का बेहतर चाहती है, वो कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे तो ख्याल में इन पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज भी ये भी अपना सर पकड़ के बैठी होंगी कि ये किस किस्म की तरमीम करने जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमारी ये है कि जो भी इस किस्म के भोंडे इकदामों में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो नैब कानून हो, चाहे वो जिस तरह डिफेक्शन लॉ नवाज शरीफ साहब खुद लेकर आए 14वीं तरमीम में 97 में, और अब ये इससे ध्यान छुड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। जब उनको सूट करता था तो उन्होंने 14वीं तरमीम लेके आए कि जनाब उसके अंदर पार्टी लीडरशिप के पास, पार्लियामेंट्री लीडर के पास वो इख्तियार है कि वो अगर पीछे मेंबर छींक भी मारे तो वो उसको फारिग कर सकते हैं। अब जब जरूरत पड़ रही है तो वो अब कह रहे हैं कि डिफेक्शन को भी बीच में गुंजाइश छोड़ दीजिए, कर ले कि उसका वोट भी काउंट हो और उसका कुछ किया भी ना जा सके। जेयूआई का मैं चाहूँगा साकिब आपसे पूछना कि सूरत हाल ये है कि पहले मौलाना का ये एक स्टांस था कि ये जो पार्लियामान है, जिस तरह खोसा साहब भी फरमा रहे हैं, ये क्योंकि बड़ी मुतनाज़ा पार्लियामेंट है, इसके पास अहलियत ही नहीं है कि ये छोटी तरमीम, बड़ी तरमीम तो छोटी तरमीम भी इसको नहीं करनी चाहिए। प्लस ये बड़ा क्लियरली 2-3 दफ़ा हमारे प्रोग्राम में भी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, आज भी कहा उन्होंने कि अगर ये लोटे बना के वोट तोड़ के ये किया गया तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या इसकी जो एक बड़ी डोसाइल ड्राफ्ट भी है कि जेयूआई एक्सेप्ट करके वो करती है तो फिर भी अपनी उससे तो स्टांस से ओरिजिनल से हटेगी साकिब? बिल्कुल, अगर वो अपने वो ड्राफ्ट, कोई भी ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं तो स्टांस से तो हटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेयूआईएफ ने अपना एक पूरा ड्राफ्ट दिया है, उसमें कोई ऐसी शिक्के भी हैं जिसका ताल्लुक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उनके जो लॉज हैं उनके हवाले से, सूद को ख़त्म कर देने के हवाले से कि वो बिल्कुल उन्होंने अपना बीच में भी इनपुट दिया है। और जो वो आईनी बेंच की जो उन्होंने बात की है, मेरा ख्याल है वो एक सॉफ्ट किस्म का आईनी बेंच कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला इस किस्म का जाता है तो टॉप 5 बैठ के और उसमें जजेस जो है वो बैठ के देख लेंगे, तो वो सॉफ्ट किस्म का एक था। लेकिन ये जो अभी जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया है उसमें हार्ड है। अब देखना यह है कि जिस आईनी बेंच की बात जेयूआईएफ कर रही है वो लेके आएंगे, या ये तकरीबन आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खड़ी करने का जो कोशिश हो रही है, इसको भी वो सपोर्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस वक्त मीटिंग भी चल रही है पीटीआई के साथ जेयूआईएफ की। लास्ट 2 मिनट्स हैं, खोसा साहब जरा कंक्लूड कर दें आप कि घूम फिर के जो नंबर्स गेम नज़र आती है कि जेयूआई मान भी जाती है तो बगैर पीटीआई के लोटों के ये नंबर पूरा नहीं होता। तो अगर जेयूआई के बगैर अगर बहुत ज़्यादा नंबर में वो ये पीटीआई के लोग होते हैं तो क्या उसकी अब लेटेस्ट सूरत हाल क्या आपके पास इत्तलाएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लेटेस्ट सूरत हाल तो आपके सामने आ गई कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि हमारे से लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है। आपने कल लाहौर से एक खातून सेनेटर का सुना जिनको उठा लिया गया है, उनके बेटे को उठा लिया गया है, एक हमारे एमएनए हैं जिनकी वाइफ को उठा लिया गया। मतलब ये तो रैम्पेंट हैं जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस किस्म के हालात में ये नंबर पकड़ के देखें, मिलिट्री डिक्टेटरशिप से भी तो पाकिस्तान गुजरा है ना, तो ये हालात भी जो कि स्याह तरीन हालात हैं इस मुल्क के, और अनफॉर्चुनेटली अगर अरबाब इख्तियार को ये नहीं नजर आ रहा तो आप माइट के आगे इनको बस कोई बंदा गैरत ही दिलवा सकता है कि कुछ खुदा का खौफ करें। टाइम तो गुजर जाएगा मगर ये काले दिन जो है ये हमारी हिस्ट्री का एक स्याह बाब होंगे। स्याह बाब इसलिए भी ज्यादा तकलीफदेह होगा कि पहले जो ज़्यादातर इस तरह के जुल्म सितम होते रहे वो मार्शल लॉ में होते रहे और ये एक सो कॉल्ड जमहूरियत के अंदर हो रहा है, पहली बात। दूसरा, इवन 8वीं तरमीम भी जब ज़ियाउल हक ने करवाई थी तो बड़ा गिव एंड टेक हुआ था, काफ़ी इनपुट लिया गया था, उसमें शराइत रखी गई थी। उस वक्त की जो हैंड पिक्ड जो मजलिस शुरा थी उन्होंने कहा नहीं
नहीं तब प्रूव करेंगे कि ये चीज़ें करें। और ज़्यादा जोर जो होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा चीफ जस्टिस को, जो मुशर्रफ की भी लड़ाई हुई चीफ जस्टिस को तब्दील करने का था। यहाँ तो पूरा जुडिशरी के निज़ाम को, इंतज़ामी निज़ाम को और सारा वो जो है कि जुडिशरी से लेके एग्जेक्टिव को पावर दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।